हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि हम ईबीएस पेडागॉजी का पीवाईक्यू कर रहे हैं। और जिन्होंने कंटेंट वाली क्लास नहीं देखी है, जो हमारा कंटेंट वाला क्लास था वो कंप्लीट हो चुका है। और जिन्होंने कंटेंट वाली क्लास नहीं देखी है, पहले कंटेंट वाला क्लास कर लेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। और मैं बता दूं पीवाईक्यू भी हम जो 2021 से 2024 तक जितने भी ईबीएस पेडागॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सबको मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले उस दिन हम 29 क्वेश्चन तक किए थे। मैं आपको बता दूं हमने यहाँ तक किया था कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए, यहाँ तक किया था। अब 13 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। ठीक है, एक लड़का है मोहन, ठीक, एक लड़का है मोहन, उसने बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। ठीक, चीज़ें हम जो बनाते और करते हैं थीम के अंतर्गत। मैंने आपको थीम्स बताई हैं, 4 थीम्स हैं। उन थीम के अंदर एक भी है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं उस थीम के अंतर्गत। ठीक, आप विद्यार्थी को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप टीचर हो और एक स्टूडेंट को आप चाय बनाना चाय जिसमें पीते हैं वो चाय के कुल्हड़ को बनाना सिखाते हो। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करोगे, यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन से संसाधन का आप उपयोग करोगे। सबसे पहला सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन या फिर रिसोर्सेस इन नेचर, यानी प्राकृतिक संसाधन। तो जैसे मैं बता दूं कि जो भी ये आपके यहाँ अगर कुम्हार वगैरह होंगे उनके यहाँ एक चाक होता है जिस पे वो अपना सारी प्रक्रिया करते हैं और जिससे वो कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बता दूं आपका ना ही तकनीकी होगा, ना ही मीडिया होगा, ना ही प्राकृतिक होगा। क्या होगा? कम्युनिटी रिसोर्सेस होगा, यानी सामुदायिक संसाधन। जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ भी जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें लेकर हम उस चीज़ों को पहले उनको दिखाएंगे कैसे किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, या फिर क्या कैसे करते हैं, उनको ले जाएंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करवाएंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि इसमें कौन सा संसाधन उपयोग करेंगे, सामुदायिक संसाधन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। मतलब 3 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो साइंस के लिए सबसे सटीक और बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। यानी इसमें से सही सभी हैं पर इसमें से एक सर्वोत्तम पूछा है, तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा वो पूछा है। आइए पहला देख लेते हैं। विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान स्थिर है? नहीं, स्थिर ज्ञान जो है, साइंस जो है स्थिर नहीं है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चलता रहा है। ठीक है, विज्ञान ज्ञान की एक इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल, जहाँ साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, यानी जो भी चीज़ नॉलेज के प्रोसेस में है, जो प्रक्रिया में है, और किसमें? कंस्ट्रक्टिंग में, यानी निर्माण की प्रक्रिया में है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और देख लेते हैं, विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, ये तो इसका डेफिनीशन है पर ज़्यादा सही नहीं है। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है, ये भी सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 31 का बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम 32। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईबीएस सीखने का वर्णन करते हैं, यानी ईबीएस सीखने का कौन सा कथन वर्णन करता है। सबसे पहला देख लेते हैं, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही। ठीक, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना, बिल्कुल, मैंने जो भी कंटेंट पढ़ाया है आप अगर उस कंटेंट को देखे हो तो एट इट इज़ जो है क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल मैंने बताया था कि एनसीएफ के अनुसार ईबीएस जो लर्न किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें उपयुक्त होती हैं। सबसे पहला था पर्यावरण से ज्ञान और कौशल प्राप्त करना, दूसरा था अधिगमकर्ता के बीच
विचार और कौशल को भी साझा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता, यानी ए, बी और डी ये ऑप्शन आपके तीनों सही हो जाएंगे। प्रेषित की जा रही जानकारी को नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेषित की जा रही जानकारी को नहीं, पहला होगा, दूसरा होगा और चौथा होगा, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा 32 का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं, यानी जो 1 to 5 तक होते हैं उसमें पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सी करते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। ऑप्शन 33 हमारा पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, एक विषय है नहीं, एक विषय नहीं है, 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। ठीक है इस पर इतना सर्वोत्तम व्याख्या पूछा, इतना बढ़िया नहीं है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, बिल्कुल बालक के परिवेश से जो भी आप चीज़ें बच्चों को पढ़ाएंगे उनसे जुड़ी होनी चाहिए। मैंने आपको कंटेंट में ही पढ़ाया था, तो सही ऑप्शन क्या होगा। अब इसमें बच्चे कन्फ्यूजन होंगे। आप जानते हो कि 1 to 5 में पढ़ाया जाने वाला EVS एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ये भी जानते हो पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है, ये भी सही है। ठीक है, विभिन्न थीम उपविषय से संबंधित एक विषय है, ये भी सही है। पर इसमें सर्वोत्तम सबसे बड़ा क्या हो जाएगा कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, यानी बालक जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके प्रीवियस नॉलेज क्या है। ठीक है, और जो भी रिसोर्सेस होंगे उसके प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। ठीक है, 33 का सी। 34 देखते हैं हम। 34 में क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की उपेक्षा क्यों की जाती है। ठीक है, मतलब एक लड़की है रीता, वह अपनी कक्षा में शिक्षिका से पूछती है कि मैम जब मेरे यहाँ मेहमान आते हैं तो मुझसे ही चाय बनाने के लिए अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? यह क्वेश्चन कौन कर रही है? रीता अपने शिक्षिका से। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करेगा। बिल्कुल नहीं, रूढ़िवादी चीज़ें हैं तो यह सृजनात्मकता को पोषित कैसे करेगा। सेकंड, नहीं क्योंकि यह विद्यार्थी को रोज़मर्रा से कोई रिलेटेड ही नहीं है। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। बिल्कुल, हमारे समाज में दो धारणाएं हैं कि अगर लड़का है तो वह बाहर का काम करेगा। ठीक है, लड़का है तो बाहर का काम करेगा, और अगर लड़की है तो घर का काम करेगी। ठीक है, लड़का है तो वह बाहर की चीज़ें, गाड़ी या फिर गाड़ी खिलौने उनके यूज होंगे, और लड़की है तो उसकी डॉल या फिर और चीज़ें होती हैं जिससे यूज करेगा। ये क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा 34 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35 हमारा क्या कह रहा है कि जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, और उसको विद्यार्थी को कहोगे। मैं आपको बता दूं, मैंने कंटेंट में बताया था कि जल चक्र बताया था, मैंने जल संरक्षण पर चक्र बताया था, किस तरीके से जल संरक्षण चक्र होते हैं। जिन्होंने क्लासें नहीं देखी वो जाके क्लासों में देख सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा होता है। जल संरक्षण से संबंधित कहानी और कविताएं एवं गीत इकट्ठा करना उतना लाभदायक नहीं होगा, पर होगा। ठीक है, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को दिखा या चर्चा करना कि जल कहाँ का उपयोगी अधिक हो रहा है। नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वे अपने परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। बिल्कुल सही आंसर होगा 35 का। मैंने अभी 34 में क्या बताया था कि बच्चा, अभी मैंने एग्जांपल देते हुए क्या हमने इसके 32 था, मैंने क्या बताया था कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय क्या है कि
बच्चा जो भी रिसोर्सेस लो, यानी वह अपने परिवार के सदस्य से जल का उपयोग कैसे करते हैं इसका जल बजट बनाएगा। यानी वह जो भी चीज़ें कर रहा है वह अपने परिवेश से जुड़ी चीज़ें लेकर कर रहा है, और जल अपने परिवेश से जुड़ी चीज़ें कर रहा है तो वह मूर्त रूप से कर रहा है, और मूर्त रूप से कर रहा है तो उसका ज्ञान क्या होगा, अस्थाई होगा, और अस्थाई होगा और वह चीज़ें अच्छे से सीख सकेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा 35 का सी। ये सारी चीज़ें एट इट इज़ बिल्कुल लाइन टू लाइन कंटेंट से उठ के आ रही हैं। जिन्होंने कंटेंट वाली क्लास नहीं दी, प्लीज़ आप जाकर पहले कंटेंट वाली क्लास देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। शिक्षक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चींची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, ठीक है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। अब आप क्या करेंगे? यानी आप किसी फील्ड ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक, आप किसी फील्ड ट्रिप पे जा रहे हो और आपकी जो गाड़ी है या फिर बसें हैं, जिस भी आप जा रहे हो संसाधन से, ठीक है, आप वहाँ से जा रहे हो और रात को आवाज़ें जो ची ची करके आवाज़ आ रही है जंगल से, तो उसमें से एक छात्रा जो होती है अपने शिक्षक से पूछती है कि सर ये ची ची की आवाज़ किस तरीके से आ रही है? फिर उसमें एक लड़का जवाब देता है कि यह तारों की आवाज़ है। फिर आप उस पर क्या प्रतिक्रिया दोगे ये बता रहा है, ठीक है। इसमें से आप क्या प्रतिक्रिया दोगे ये बताना है। सबसे पहला ऑप्शन, विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह कीट की आवाज़ है? नहीं, डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं बतानी है, ठीक। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे, बिल्कुल सही। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे, ठीक। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार नहीं करना है, गलत था। विद्यार्थी इसे कहेंगे कि खोजे और आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतना टाइम नहीं रहेगा। यानी अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया का साझा करने को कहेंगे। यानी अगर एक बच्चा कह रहा है कि सितारे की चमकने की आवाज़ है, फिर उसमें से और बच्चे बताएंगे कि हाँ मैम ऐसा है, हाँ मैम ऐसा है, तो कुछ बच्चे उसमें बताएंगे कि नहीं मैम ये किसी और चीज़ की आवाज़ है जो इस जंगल से आ रही है। अगर बच्चा आंसर बता ले जा रहा है तो सही है, वरना आप उनसे उनके बीच ही डिस्कस करते करते ही आप उस आंसर को धीमे धीमे उनके दिमाग में डाल दोगे। देखो ये आवाज़ तारे की नहीं है, ये हमारे आसपास से आ रही है। आसपास से आ रही है तो किस चीज़ से आ रही है? कीट से, पतंग से, या फिर जानवर की। तो वैसे आप उससे रिलेटेड करके आप उनको आंसर बता सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा होगा 36 का बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 37, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोग के परिणाम। यानी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, यानी पर्यावरण अध्ययन में जो भी प्रयोग किए गए हैं उनके परिणाम क्या क्या और कैसे हो सकते हैं 37 देख लेते हैं, ठीक है। प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए? अरे नहीं, प्रयोग के अंत में बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करने के निष्कर्ष तक पहुंचाने चाहिए। बिल्कुल सही आंसर होगा कि उनके परिणाम आप खुद मत दो कि हाँ बच्चा, क्योंकि बच्चा गलतियां करता है, बच्चा क्या करता है? गलतियां करता है, और गलतियों से ही बच्चा क्या करता है? बच्चा गलतियों से ही अपने सीखता है। उनकी गलतियां ही उनको और अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाती हैं। तो क्या करना है? उनको परिणाम नहीं देने हैं, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करने के निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। यानी बच्चा एक बारी गलती करेगा, फिर उससे थोड़ा सुधार करेगा, फिर गलती करेगा, फिर उससे थोड़ा और सुधार करेगा, फिर गलती करेगा, एक बारी वह सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट नहीं, क्योंकि उनको अवसर दिया जाता है। जब आप उसके परिणाम नहीं बताएंगे, विद्यार्थी स्वयं अवलोकन करेगा और स्वयं खोजबीन करेगा, और जो स्वयं अवलोकन करेगा, स्वयं खोजबीन करेगा, तो वह खुद का निष्कर्ष निकालेगा और खुद प्रोसेस में चलेगा। तो वह टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में जब चलेगा तो बच्चा और अच्छी तरीके से सीखेगा और मूर्त रूप से सीखेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 37 का बी। अब देख लेते हैं 38 क्या है।
आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्ती इकट्ठा करता है। यानी आपका बागवान मतलब जो वहाँ पर माली है वो आप जो है विद्यालय का, वो बगीचे से सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करता है और जलाता है। ठीक, आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है। अब आप क्या करोगे? यानी आपके बगीचे में जो आपका बागवानी है, यानी आपका बागवान जो भी वहाँ का जो उस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है इंसान आपके बगीचे के लिए, वो वहाँ की पत्तियाँ इकट्ठा करता है और उनको जलाता है। पर बच्चा देख रहा होता है और इसकी शिकायत करता है आपसे। अब आप उस टाइम क्या करोगे? ठीक है, विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे से कचरे का काम कर रहा है? नहीं, विद्यार्थियों से सूखी पत्ती इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। यानी आप बच्चे को बताओगे कि वो इस चीज़ के लिए नियुक्त किए गए हैं क्योंकि वहाँ से जो पत्तियाँ सूख रही हैं उसको एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है और इकट्ठा करके उससे खाद किस तरीके से बनाते हैं उसको भी सीखेंगे। बच्चे को आप ये बताओगे। ठीक है, ऑप्शन बी, बागवान से बात करेंगे, ऐसे निर्देश देंगे कि वे अपना काम नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधान अध्यापक नहीं, इसमें नहीं। आंसर कौन सा सही होगा? 38 का बी। यानी आप विद्यार्थियों से सूखी पत्ती इकट्ठे करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे कि बच्चा किस तरीके से खाद बनाता है। तब बच्चे के अंदर ये भी हो जाएगा कि हाँ, ये पत्तियां हैं, इनसे भी खाद बनाया जा सकता है और हमारे साफ़ सफाई भी हो जाएगी, प्लस ये जो वेस्ट मटेरियल इनसे खाद भी बनाए जा सकते हैं। ठीक, 39 देखेंगे। 39 का कौन सा आंसर सही है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? यानी इसमें से मैंने बताया है कि सहयोगात्मक अधिगम कौन कौन से होते हैं। पीयर्स लर्निंग, ठीक है, मैंने बताया था कि आप अपने बड़े से संपर्क में आकर जो जो चीज़ें सीखते हैं वो सहयोगात्मक अधिगम होता है। जिन्होंने नहीं देखी वो कंटेंट वाली क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए विद्यार्थी को समूह में कार्य करते हुए रहते हैं। नहीं, सहयोगात्मक का मतलब होता है कि आप जो चीज़ें सीख रहे हैं वो एक चीज़ जो एक्सपर्ट हो उसके साथ आप जो है अच्छे से सीख रहे हो। विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। एक मिनट, सब विद्यार्थी समूह में काम करते हैं। ठीक, विद्यार्थी समूह में काम करते हैं नहीं। और विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, सी है, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। ये इन दोनों से बेस्ट ऑप्शन ये है। यानी विद्यार्थी अपने समूहों में सकारात्मकता से साथ प्रतियोगिता करते हैं, यानी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है विद्यार्थी एक दूसरे से सहयोग की सहायता कर रहे हैं। यानी ये दोनों ऑप्शन भी सही है, पर इन दोनों ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये दोनों होंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी और डी। सी और डी किस में है? ऑप्शन सी। यानी 39 हमारा क्या हो जाएगा? बच्चा समूह में तो है पर क्या कर रहा है? एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, और विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, यानी बच्चे ग्रुप में लर्निंग करना सीख गए हैं और बच्चे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ये दोनों भी ऑप्शन सही हैं, पर इन दोनों ऑप्शन से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी और डी। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 39 का सी। 40 का देख लेते हैं कि कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। यानी एक अध्यापिका बच्चों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जब जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके से, जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर धोते, कपड़े का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने के सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। यानी आप एक शिक्षिका हैं और आप जो है अपनी क्लास में पूछ रहे हैं कपड़े किस तरीके से धोए जाते हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से बताता है। कोई बताता है कि पत्थर पर पटक के, कोई बताता है लकड़ी से पटक के, कोई बता रहा है वॉशिंग मशीन से। यानी बच्चा जो है अलग अलग तरीके से इसके आंसर देता है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप बता सकते हो। विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने
के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सर्वोत्तम व्याख्या पूछा है तो सामाजिक असमानता बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे स्टूडेंट बनाना है, ऐसे उनको क्रिएट करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसके जीवन में आ रही है वो बच्चा उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके। जो भी सामाजिक असमानता को उजागर करने की कोई बात ही नहीं होगी, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, घर में कौन कौन से किस तरीके से होते हैं पहले उन पे अनुभव करने के लिए चिंतन करने को बोलेंगे। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विभिन्न संदर्भ प्रदान करने के लिए। ठीक है, कौन किस तरीके से मतलब किस तरीके से कपड़े धुले जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जिस इन्वायरमेंट में किस तरीके से कैसे कैसे कपड़े तरीके से धुले जा सकते हैं, इनको बताएं। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाना, यानी बच्चों को उनको अनुभवों को चिंतन करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, और फिर विभिन्न संदर्भ में प्रदान करिए कि किस तरीके से कपड़े धोए जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसकी प्रक्रिया क्या से और किस तरीके से हो सकती है, यानी उनको एक्टिविटी द्वारा ही सिखाएं, उनको अनुभव करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, फिर उनको विभिन्न तरीके के संदर्भ बताएं, हाँ ये तरीके से कपड़े धोए जा सकते हैं। फिर उनको लास्ट में एक प्रक्रिया के दौरान आप उनको फाइनली सिखाएं कि हाँ कपड़े इस प्रोसेस में धुला जाता है। यानी ऑप्शन बी, सी और डी, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर बी, यानी 14th का बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 14(1) कौन सा है हमारा। निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। यानी रचनावादी जो होते हैं, उस रचनावादी जो भी होता है उसका कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन किस तरीके से करते हैं, हम इसको देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, नहीं। विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, बहुत सही, मैंने बताया था कि इनकरेज स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी बच्चे को ज्ञान के निर्माण हेतु प्रेरित करना, बहुत सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रश्न करना और व्याख्या करना, नहीं, प्रश्न करना व्याख्या करना नहीं। विद्यार्थियों को व्याख्या करते हुए प्रेरित करना, बिल्कुल आपका बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने क्लास नहीं देखी कंटेंट वाली, उसमें मैंने बताया है कि रचनावादी क्या होते हैं। ठीक है, रचनावादी क्या होता है और उसका क्लास में किस तरीके से बिहेवियर रहता है। ठीक है, बिहेवियर कैसा रहता है, किस तरीके से यूज किया जाता है। अब आपको मैंने आंसर से ही बता दिया, विद्यार्थियों को एक ज्ञान निर्माण के रूप में प्रेरित करना तथा विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, यानी बच्चा खुद से पहले सीखे उसके बाद फिर उसका क्या करे, एक्सप्लेन करे। पहले बच्चा सीखे उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करे, यानी कौन सा ऑप्शन बी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 41 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42 कथन पर्यावरण अध्ययन विषय है। कथन पर्यावरण अध्ययन विषय है के लिए एक उपयुक्त विकल्प चयन करना। अब मैंने बताया है, अगर आपने कंटेंट वाली क्लास देखी है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी कौन सा ऑप्शन सही है। यानी आप सीधे बताओगे कि जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड यानी समेकित होता है, समेकित यानी वह एकीकृत होता है। क्या होता है, एकीकृत विषय है। एकीकृत विषय का मतलब इसमें साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस तीनों शामिल है। अब जो कंटेंट वाली क्लास है उनको ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना पढ़ेंगे कि पर्यावरण अध्ययन विषय में शामिल है क्या, एकीकृत, यानी उसमें 3 सब्जेक्ट शामिल है। और क्यों शामिल है, अब एकीकरण की बात क्यों किया जाता है, क्योंकि यह बोझ रहित बनाता है, बोझ रहित होता है, यह रटंत प्रणाली से रटने से दूर होता है। ठीक है, और बच्चे में अस्थाई ज्ञान आता है।
बच्चे में कौन सा ज्ञान आता है? अस्थाई ज्ञान होता है। यानी बच्चा बोझ रहित महसूस करता है। बोझ रहित किस तरीके से महसूस होता है? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट शामिल कर दिए जाते हैं या 4 सब्जेक्ट शामिल कर दिए जाते हैं। बच्चे को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लास नहीं करने हैं, अलग अलग नोट्स नहीं बनाने, अलग अलग चीज़ें रटनी नहीं है। और रटने से दूर बनाता है। जब बच्चा एक ही सब्जेक्ट में सारा ज्ञान ले लेगा तो उसको रटने दूर हो जाता है। और बच्चे से जुड़ी चीज़ें अस्थायी रूप से कैसे होती हैं कि बच्चे के परिवेश से जुड़ी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बच्चे के परिवेश से, यानी उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है उसको देखकर इसमें पढ़ाया जाता है। तो बच्चा अस्थायी ज्ञान जो होता है अस्थायी हो जाता है। ठीक है, आज हम यहीं तक देखते हैं। अब जो है अगली क्लास में अगले से यहाँ 43 से स्टार्ट करेंगे हम। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने कंटेंट वाली क्लास नहीं देखी है वो पहले जाकर इस पर कंटेंट वाली क्लास देखें, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज करें। और मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, जो 2021 से 2024 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा इससे बाहर नहीं जाएगा। एक भी कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने डीपली तरीके से पढ़ा दिया है। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।